Assalamu alaikum. We'll go to the part 3 of solutions chapter. In this part 3, we'll discuss about Raoult's law, ideal and non-ideal solutions, and azeotropic mixtures. Let's first of all discuss some terms, then we'll proceed with the laws and the different types of solutions. The first important term is evaporation. पहले देखते हैं evaporation क्या है. इवेपोरेशन यानी कि कोई भी लिक्विड वेपराइज हो जाना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. रिमेंबर, बॉइलिंग इज डिफरेंट एंड इवेपोरेशन इज डिफरेंट. अगर कोई चीज़ को आप इवेपोरेट बोल रहे हैं वो अलग मीनिंग होता है, और कोई चीज़ को बॉयल हो रहा है वो मीनिंग अलग हो जाता है. इवेपोरेशन कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे हो सकता है, लो टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे. ओनली थिंग इज लिक्विड वेपराइज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. लेकिन जब आप वर्ड बॉइलिंग यूज़ करते हैं, बॉइलिंग इज यूज्ड व्हेन the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Okay, that we'll be discussing later. So here evaporation is nothing but process of change of liquid into vapor state at certain temperature. अब ये evaporation process temperature dependent है, low temperature पे slow रहता है, high temperature पे ये evaporation process उसका rate fast हो जाता है. उसका opposite term है condensation. It is a process where vapors molecules are converted into liquid form in a closed container. अब जैसे कि एग्जांपल, आप कोई भी एक कंटेनर ले लो, उसमें कोई लिक्विड रखो. आप जो भी टाइप के लिक्विड्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं. दे मे बी लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल, बट दे विल बी हैविंग वोलाटाइल कैरेक्टर. वोलाटाइल कैरेक्टर मतलब ईजिली इवेपोरेट हो जाना, ईजिली जो है भाप में जो है कन्वर्ट हो जाना. तो वैसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वोलाटाइल, और ये नेचर होता है लिक्विड्स. और गैसेस तो हाईली वोलाटाइल है क्योंकि ऑलरेडी वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में है. अब रही बात लिक्विड्स की, जब भी आप कोई लिक्विड कोई कंटेनर ओपन कंटेनर में रखेंगे, जो भी रूम का टेम्परेचर है उसके मुताबिक वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है. जैसे कि वाटर ले लो आप, इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है स्लोली. अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेंगे जैसे कि बेंजीन है, अल्कोहल है, एसीटोन है, ये और ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो है इंटरैक्टिव फोर्स वीक रहते हैं, आसानी से जो है गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. अगर इवेपोरेशन हो रहा है, अगर आप उस कंटेनर को क्लोज कर देंगे, तो कंटेनर क्लोज करने के बाद जो भी इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स है, जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ है, फिर से वो सरफेस के साथ कोलाइड होके कांटेक्ट में आके लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. अब जैसे कि एग्जांपल, सपोज वी टेक ए कंटेनर, उसमें कोई लिक्विड ले लेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, पूरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएंगे. अब इस कंटेनर को अगर आप क्लोज करेंगे, ये जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में चेंज हुए हैं, ये इतना स्पेस पहले वेपर से फिलअप हो जाएगा. जब ये पूरा स्पेस वेपर से फिलअप हो जाएगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स फिर से सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे. When they come in contact with the surface, what happens is it undergoes condensation process. Means the gas molecules are converted into liquid form. So that phenomena, that process we call it as condensation. Process of converting a liquid into gaseous form is called as evaporation, and process where liquid gaseous molecules are converted into liquid form, it is called as condensation. And this condensation can take place in a closed container. अगर आप उस कंटेनर को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ये गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आके लिक्विफाई हो जाएंगे, एंड इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट the
evaporation and condensation, both the process will reach equilibrium. दोनों भी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाएंगे. The process of evaporation, that is the rate of evaporation, and the rate of condensation, they will become equal. Means the system reaches equilibrium. जिस स्पीड से इवेपोरेशन होगा उसी स्पीड से कंडेंसेशन होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जितने भी वेपर्स फॉर्म हुए हैं, इन वेपर्स के वजह से इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. Got the point? Whatever vapors are formed when the system is under equilibrium, that is the rate of evaporation and the rate of condensation are equal, that time whatever vapors are there, when they put up the pressure on the liquid, that pressure is called as vapor pressure. So vapor pressure is nothing but it is the pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium at a given टेम्परेचर. अब ये वेपर प्रेशर लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर लिक्विड इजीली इवेपोरेट होगा तो ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर ज़्यादा वेपर्स है तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा. अगर लिक्विड लेस इवेपोरेट हो रहा है यानी कि इसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम है तो लेस वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और लेस प्रेशर सरफेस के ऊपर exert होगा. Anyhow, when you talk about vapor pressure, it depends. The value of vapor pressure, it is measured in the same as pressure units like millimeters of mercury or bar form or atmosphere form or any other pressure units you can apply. And only thing is, it depends on the nature of the liquid. A highly volatile liquid will have high vapor pressure and a less volatile liquid will produce less vapor pressure. जो लिक्विड ज़्यादा वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जो लिक्विड लेस वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा. अब रही बात बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होगा. से फॉर एग्जांपल I'll take up one more container, same quantity of liquid. I'll consider this as H2O and this I'll take it as alcohol. अब यहाँ पे होता क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप दोनों कंटेनर्स रखे हैं, इसको भी क्लोज कर देंगे. से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. अब होगा क्या यहाँ पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों भी लिक्विड इवेपोरेट हो जाएंगे. वाटर भी इवेपोरेट होता रहेगा, अल्कोहल भी इवेपोरेट होगा, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन अल्कोहल का ज़्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल का वोलाटाइल कैरेक्टर वाटर से ज़्यादा है. अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो वीक है, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग है. तो यानी कि यहाँ पे ये ईजिली इवेपोरेट हो जाता है और इसके वेपर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ये स्लोली इवेपोरेट या लेस इवेपोरेट होगा, इसके वेपर्स कम रहेंगे. जब कंडेंसेशन होगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर दोनों के वेपर्स सरफेस के ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. यहाँ पे लेस वेपर्स रहते हैं, लेस वेपर प्रेशर डेवलप होगा. यहाँ पे वेपर ज़्यादा है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा. सो वन पॉइंट वी कैन कंक्लूड हियर इज ए हाईली वोलाटाइल लिक्विड इज हैविंग हाई वेपर प्रेशर, a less volatile liquid is having less vapor pressure. Now go on increasing the temperature. जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, से फॉर एग्जांपल अल्कोहल व्हेन यू टेक, दे आर हैविंग देयर बॉइलिंग पॉइंट समवेयर अराउंड 76 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अल्कोहल बॉयल हो जाएगा. बॉयल
कैसे मालूम हो रहा है? ये टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, तभी हम वो बोलते हैं द लिक्विड हैज बॉइल्ड। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 76 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर होता है, सो वी कैन से इट हैज बॉइल्ड। लेकिन वही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर बॉयल अभी नहीं होगा, वो सिर्फ अभी इवापरेट होते रहेगा। नो डाउट वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन इवापरेशन ही चलेगा। ये बॉयल कब होगा? जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे, तब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। यानी कि इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कब हो रहा है? 76 डिग्री पर, और इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कब हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। Liquid having high vapor pressure has lower boiling point, and liquid which is having less vapor pressure will have higher boiling point. So like this, we have discussed those things which are present in this slide. It is a condensation, we'll see. It is a process where molecules from vapor state are converted into liquid state in a closed container. Vapor pressure हमने देखा है अभी. Pressure exerted by vapors in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure. Vapor pressure of highly volatile liquids will be more than vapor pressure of less volatile liquids. Reason, intermolecular forces are weak in highly volatile liquids. Example है alcohol has higher vapor pressure than water at a given temperature. ये relationship आपको याद रखना है. Vapor pressure of a liquid is directly proportional to volatile nature, inversely proportional to boiling point. Means higher vapor pressure liquid will be having higher volatile character, and it will be having lower boiling point. Now let's discuss Raoult's law for binary solution of volatile liquids. अभी जो अपना डिस्कशन था सिर्फ एक ही लिक्विड का कंटेनर में एक ही लिक्विड लेके हम डिस्कस कर रहे हैं. अब देखते हैं मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दैट इज मिक्सेबल लिक्विड्स लेंगे, एंड विल डिस्कस अबाउट दो सॉल्यूशंस वेयर liquid solute is liquid and solvent is also liquid. Now I'll take up a container again. I'll take up two liquids now. Suppose these are all red one. I'll call it as A liquid. I'll close it here. And I'll mix up some B liquid also, and at a particular temperature both will undergo evaporation. अब यहाँ पे देखेंगे हमने दो liquids लिए हैं. I have taken a solution where solute is liquid and solvent is also liquid. If I treat solute as A, B will be the solvent, or if you take B as solute, A will be the solvent. These are two mixable liquids. It is forming a mixable solution. अब ये मिक्सचर लेके आप कोई कंटेनर में रख के उसे क्लोज कर देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. यहाँ पे भी इनके वोलाटाइल नेचर के हिसाब से ये इवेपोरेट हो जाएंगे. इनके वेपर्स रहेंगे सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर ए के भी वेपर्स रहेंगे और बी के भी वेपर्स रहेंगे, राइट. तो
प्रेशर जो है दोनों के वेपर से डेवलप होगा, ए के वेपर से भी और बी के भी वेपर से। अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर लेना है तो ये आप इन इंडिविजुअल वेपर्स ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखेंगे और बी कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर देखेंगे। So here you will be applying the Dalton's law of partial pressures, where total pressure will be nothing but sum of all the partial pressures. Instead of partial pressure, we'll call here as partial vapor pressure, because the pressure is developed by the vapors of that particular liquid. So now you will find जो ज़्यादा volatile है उसके वेपर्स ज़्यादा रहेंगे सरफेस के ऊपर, और जो लेस वोलाटाइल है उसके वेपर्स कम रहेंगे। से फॉर एग्जांपल फिगर में ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मैं बी बताया हूँ। अगर सपोज ए को हम लेस वोलाटाइल लेता हूँ, बी को मोर वोलाटाइल लेता हूँ, तो बी मोर वोलाटाइल रहने के बाद इसके वेपर्स ज़्यादा रहेंगे, ए लेस वोलाटाइल है तो इसके वेपर्स कम रहेंगे। ओवरऑल पार्शियल प्रेशर अगर दोनों के ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रेशर रहेगा, और सॉल्यूशन में भी उनका कॉन्सेंट्रेशन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। मीन्स एज वी हैव गॉन थ्रू द हेनरीज लॉ फॉर द gases in liquids, solubility of a gas is directly proportional to pressure of the gas over the surface of liquid. Same relationship we can apply. एक कंपोनेंट का अगर आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में पता करना है तो आपको देखना है कि उसके ऊपर उसका वेपर प्रेशर कितना है। जितना ए का वेपर प्रेशर रहेगा उतना इस सॉल्यूशन में ए का कंसंट्रेशन रहेगा, जितना बी का वेपर प्रेशर रहेगा उतना का बी का कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में रहेगा। सो दिस रिलेशनशिप वी स्टडी इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ फॉर binary liquids, where solute is in liquid form and solvent is also in liquid form. So we'll come back to the slide there. According to Raoult's law, for a solution of two volatile liquids, partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. Again, we'll consider the mole fractions of the components as we have discussed in Henry's law. Henry's law में भी हम partial pressure और mole fraction का relationship देखें, both are directly proportional. So here also when you talk about a mixture of two volatile liquids, same relationship will be there. Instead of partial pressure, we call it as partial vapor pressure. So when you take binary solution of two volatile liquids, partial vapor pressure of each component in the solution, partial pressure of each component over the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. It should be partial pressure of each component on the solution or over the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. Thus, for component A, PA यानी कि partial pressure of A is directly proportional to XA. PA stands for partial vapor pressure of A is directly proportional to mole fraction of A. ये solution में होता है और ये vapor pressure surface के ऊपर, दोनों का relationship directly proportional है. If you remove the proportionality sign, you will get PA is equal to P naught A XA, where P naught A is called as proportionality constant or vapor pressure of pure component A. And for component B, we write partial vapor pressure is directly of B component is directly proportional to its mole fraction in the solution, or we write PB is equal to P naught B XB. Remember PA और PB हम जब लिखते हैं ये सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन में चेक करना चाह रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन में चेक कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर एक्स ए वैल्यू 1 हो जाता है, एक्स ए वैल्यू अगर 1 हम लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में हमने रिलेशनशिप डिस्कस करा है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1.
सपोज XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैं XA को ही 1 लेता हूँ, आंसर आपको 1 आ रहा है, तो इसका मतलब होता है XB इज इक्वल टू 0। मतलब XB अगर 0 है तो B कंपोनेंट नहीं रहे, जैसा सोल्यूशन में B कंपोनेंट ही नहीं है, सिर्फ A कंपोनेंट है, यानी कि एक ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं है जैसा। तब क्या हो जाएगा, PA becomes equal to P naught A। Means when PA is becoming equal to P naught A, it is nothing but it is a vapor pressure of only component A। तो P naught A को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। उसी तरह PB is equal to P naught B XB। अगर मैं XB की वैल्यू 1 लेता हूँ तो XA क्या रहेगा, 0, बिकॉज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। That time what happens, when XB is 1, XA will be 0, and when XB is 1, PB becomes equal to P naught B। अगर ये वैल्यू 1 लेंगे तो PB is equal to क्या हो जाएगा, P naught B, and P naught B is called as vapor pressure of pure component B। Remember when the expressions are there, अगर ये mathematical form में है तो हम ये सिर्फ PA या PB सिर्फ P लिख रहे हैं तो समझ जाना वो solution के लिए लिख रहे हैं। P नॉट जब आता है ये प्योर कंपोनेंट्स के लिए आता है, यानी कि एक सॉल्वेंट के लिए आता है, सिर्फ सिंगल कंपोनेंट के लिए आता है। फिर P नॉट ए एंड P नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स A एंड B। यहाँ पे हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। When you apply Dalton's law of partial pressures, we know that sum of all the partial pressure is equal to total pressure, और total pressure is equal to sum of all the partial pressures। उसी तरह यहाँ पे solutions में liquid solutions के लिए भी हम same apply करेंगे। sum of all the vapor pressures in the solution will be equal to the total vapor pressure। So total pressure is equal to capital P, it will be equal to PA plus PB। ये vapor pressure of A component in the solution और ये वेपर प्रेशर ऑफ B component in the solution। अभी हमने देखा है PA is equal to P naught A XA, तो PA के बदले हम लिखेंगे P naught A XA और PB के बदले लिखेंगे हम P naught B XB। या फिर और एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, XA plus XB is equal to 1। If you want to replace XA, you can write XA is equal to 1 minus XB। XA is equal to 1 minus, राइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, XB। तो यहाँ पे हम 1 माइनस XB से रिप्लेस करेंगे, या फिर अगर आपको XB रिप्लेस करना है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस XA। तो यहाँ पे वही है, इफ यू कैन either you can replace XA or XB, the relationship changes as 1 minus XB, or here you can replace by 1 minus XA। So this is the way how you can represent this relationship by either replacing XA or XB। So that was the thing we have discussed, how the vapor pressure of the liquid is related to its mole fraction। इस उस रिलेशनशिप से आपको इजीली कौन से भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना भी है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको अगर ये पीए और एक्सए का रिलेशनशिप हो गया, आपको सिर्फ यहाँ पे जो वेपर्स हैं इनका कंपोजिशन पता करना है। एक्सए और एक्सबी का तो आपको पता चल जाएगा रॉल्ड्स लॉ से। अब रॉल्ड्स लॉ का एक थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट, यानी कि यहाँ पे ये जो वेपर्स में ए कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और बी कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ एक्स ए यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे वाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स ए भी ले सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन आता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं,
और वेपर फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको वेपर फेस में ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो अगर आपको पता करना है तो हम डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो जिसके मुताबिक क्या हो जाएगा, वी हैव द रिलेशनशिप, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़े हैं, जब आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके डिराइव करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग ए रिलेशनशिप हियर, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, कैपिटल पी रिप्रेजेंट्स, ओनली पी रिप्रेजेंट्स पी टोटल, सो पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी और पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी. So the composition of vapor in equilibrium with the solution can be calculated by applying Dalton's law of partial pressures. So here mole fraction of A and B are given in vapor phase as Ya and Yb, and Pa and Pb are the partial pressures of vapor A and B, and the total pressure is P. मोल फ्रैक्शन ए एंड बी को वाई ए एंड वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं वेपर फेस में, पी ए एंड पी बी पार्शियल प्रेशर्स है ए एंड बी के, और टोटल प्रेशर हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों का रिलेशनशिप पेपर फॉर्म में कैसा रहेगा, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी, और वी कैन कैलकुलेट वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टोटल, वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल। इसको रीअरेंज कर लेना है, वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी, पी रिप्रेजेंट्स टोटल प्रेशर। उसी तरह वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल, दैट इज पी. So like this, Ya and Yb are the mole fractions in vapor phase. So in this way, you can calculate the mole fraction of a liquid component either in the solution, which are represented as Xa and Xb, or in the vapor form, which are represented by Ya and Yb. सिमिलैरिटीज देखेंगे रॉल्ड्स लॉ और हेनरीज लॉ में, दोनों ऑलमोस्ट वही है। जैसे कि अब भी हम देखा है रॉल्ड्स लॉ में पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए से मिला था, हेनरीज लॉ में भी क्या हो गया था, वी हैड रिप्रेजेंटेड और रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So Pa is equal to Kh into Xa. Pa is equal to P naught Xa, Pa is equal to Kh into Xa. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये कांस्टेंट का है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफर्स. In case of solutions we use P naught A as the proportionality constant, whereas in case of gases in liquids we use Kh, Henry's law constant. So this we apply for the solutions containing gaseous solute, and this we apply for a solution containing liquid as the solute. Now if you plot the graph of that Raoult's law, when you study the Raoult's law by using a graph, we come across some important points over here. Suppose दो कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे इस ग्राफ में 1 and 2 से represented है. See the graph here. Along y axis we have vapor pressure, and along x axis we have the mole fraction of the second component x2. इसको आप a और इसको b बोल सकते हैं, या फिर 1 and 2. See here, P naught A is represented here and P naught B और P naught 2 is represented here. लेवल देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब वेपर प्रेशर इस फर्स्ट कंपोनेंट का इतना है और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इतना है, मतलब वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का ज़्यादा है और वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का कम है. मीन्स वी कैन कंक्लूड हियर दिस इज मोर वॉलेटाइल दैन फर्स्ट. जब ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका वॉलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा. यहाँ पे P नॉट 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों दूसरे जगह भी प्लेस हो सकता था, क्योंकि P नॉट 1 और P नॉट A it will be equal to Pa when mole fraction is equal to 1, because here we can see x1 is equal to 1, क्योंकि हम along x axis x2 का
कॉन्सेंट्रेशन मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट होता है 0 से। जब x2 0 रहेगा, x1 क्या हो जाएगा 1। व्हेन x1 इज 1, p1 will become equal to p naught 1. When x1 is equal to 1, p1 will be equal to p naught 1. Mole fraction, the partial vapor pressure of the component will be equal to p naught 1. In the solution it will be equal to the p naught 1. उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब आप across the axis जाएंगे, x2 वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, फाइनली इट बिकम्स 1, x1 वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा एंड फाइनली इट बिकम्स 0. Now when x2 is equal to 1, p2 becomes equal to p naught 2. मतलब ये पॉइंट, ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट सोल्यूशन में नहीं है, मीन्स ओनली सॉल्वेंट इज देयर, दैट इज फर्स्ट सॉल्वेंट। और ये ऐसा स्टेज है, ऐसा कंपोजिशन है जहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट है, यानी कि ये भी एक सॉल्वेंट है। लेकिन इतने पार्ट में सोल्यूशन है, यानी कि 1 से वैल्यू जब कम होगा या 0 से वैल्यू थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो सोल्यूशन बन जाएगा। तब ये देख सकते हैं ग्राफ में चेंजेस आते हैं। See here, when x2 is increasing, mole fraction of second component is increasing, the partial vapor pressure of second component in the solution is also increasing. Partial vapor pressure of second component in the solution or over the solution, it is increasing. Finally it is becoming equal to p naught 2. At the same time, the partial vapor pressure or the vapor pressure of the first component goes on decreases. Why it decreases? Because its concentration, its mole fraction is decreasing. x2 का concentration बढ़ रहा है तो partial vapor pressure भी बढ़ जाएगा। x1 का concentration decrease हो रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है फर्स्ट कंपोनेंट का, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो इट शोज दैट PA is equal to P naught AX से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और PB is equal to P naught B XB, and we can see total pressure is equal to sum of P1 plus P2. So one important point you can draw from this part is total pressure increases linearly with the increase in the mole fraction of second component. Total vapor pressure increases with the increase in mole fraction of second component. अब मैं अगर फर्स्ट कंपोनेंट लेता हूँ, उसके लिए रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स जाने के बाद फर्स्ट कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। व्हेन यू कम बैक साइड, you can see mole fraction of x1 is 0 and here it is 1. When you come back, mole fraction of first component is increasing. When mole fraction of first component increases, the total vapor pressure is decreasing. यानी कि लीनियर बिहेवियर रहेगा टोटल प्रेशर का कोई एक कंपोनेंट के साथ, it will be increasing in this case with the increase in the mole fraction of second component. Why it is increasing is because second component is more volatile compared to first. इन केस अगर सपोज P01 यहाँ पे रहता और P02 यहाँ पे रहता, तो P01 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट हाईली वोलाटाइल रहेगा, तब क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर विल बी decreasing linearly with the increase in mole fraction. So always total pressure will be increasing to that side where the component is more volatile. अब x2 यानी कि ये P2 second component more volatile है, total pressure increases with the increase in the second component mole fraction. So like this we come across different liquid solutions where they obey Raoult's law. अब जो भी liquids जिसका रिलेशनशिप इन एक्सप्रेशन से मैच हो जाता है या फिर ये रिलेशनशिप्स करेक्ट हो जाते हैं, वैसे बाइनरी लिक्विड्स को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। मींस दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे Raoult's law at all concentrations and temperatures are called as ideal solutions. So here we are going to discuss about two important types of solutions, that is ideal solutions and non-ideal solutions.
Here we can see ideal solution is a solution which obeys Raoult's law at all concentrations and temperatures. That is, अगर कोई solution का अगर आप उसका vapor pressure of A component in the solution मालूम है, प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का वेपर प्रेशर मालूम है और एक्स से लेंगे, अगर ये रिलेशनशिप पी ए इज बिकमिंग इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, पी बी इज बिकमिंग इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. If you get these relationships correct, then you can call that solution as an ideal solution. Got the point? अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सोल्यूशन दोनों अगर इक्वल मिल रहे हैं तो समझ जाना वो सोल्यूशन होता है आइडियल सोल्यूशन. या फिर बी कंपोनेंट का सेम, या फिर टोटल प्रेशर आपको पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या फिर पी ए प्लस पी बी ऐड करने के बाद करेक्ट मिल रहा है टोटल प्रेशर एंड सम ऑफ द प्रेशर ऑफ पी ए एंड पी बी, इफ दे आर इक्वल इट शोज दैट सोल्यूशन इज एन आइडियल सोल्यूशन. ये पॉसिबिलिटी कब आएगी? सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. अब ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सल्यूट और सल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरैक्शन रहेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, उसको हम बोलते हैं सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. जब आप ये दोनों लिक्विड्स मिलाएंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. अगर सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन तीनों भी सेम है, तब फॉर्म होता है ये आइडियल सॉल्यूशन. then only you will get ideal solution. So ideal solutions, in ideal solutions, solute solvent interaction is same as solute solute and solvent solvent interaction. Suppose आप हैं और आपके कोई कजिन है, यू आर अंडर रिलेशनशिप, ओके, आपके बीच में रिलेशनशिप है, आप चाचा ताया या फिर मामू खाला ऐसा कुछ रिलेशनशिप में अगर है, तो आपको पता है कि ये आपके मामू की बेटी है या मामू का बेटा है, आपको पता है रिलेशनशिप क्या है, यू आर लाइक कजिन. अब आप वो घर में रहो, रिलेशनशिप वैसे ही रहेगी. आप सेम अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो है उसी तरह रहेंगे जैसा घर पे रहते हैं, या फिर कोई आप फंक्शन में जाओ तभी भी आप जो है उसी टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. आप क्लासरूम में आने के बाद एक फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखेंगे, या कोई फंक्शन में आप फ्रेंडली नेचर चेंज नहीं करेंगे. जैसा घर पे है का नेचर वो आप स्कूल में या कॉलेज में भी वही मेंटेन करेंगे, या फिर कोई फंक्शन में भी आप उसी तरह रहेंगे. मतलब रिलेशनशिप वैसे ही है, यू आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट देन ऑल्सो यू आर हैविंग द सेम रिलेशनशिप. तो यहाँ पे भी अगर सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से मैच हो जाता है, तभी ये आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं. क्योंकि जब भी आप कोई लिक्विड्स मिक्स करते हैं, ये रिलेशनशिप्स आपको नहीं मिलेंगे. You won't get either PA will be less or PA will be more, or PB will be less or PB will be more with this product, or P total will be less than or equal to the sum of these two part. So some changes will happen when you mix up two liquids. That's why in the volume percentage method we have discussed, uh, when you take the volume of a solution, you should not add up the volume of solute and solvent. Directly you have to take the volume of the container. क्योंकि लिक्विड्स का हाल ऐसा है कि यहाँ पे 2 और 2 5 भी हो सकते हैं और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं लिक्विड्स के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है लिक्विड के इंटरैक्शंस के ऊपर. स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो वॉल्यूम कम हो जाता है. इंटरैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग मीन्स द वॉल्यूम चेंजेस. अगर इंटरैक्शन बहुत वीक है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो इंटरैक्शंस वीक रहने से वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो इस वजह से ये रिलेशनशिप्स agree नहीं होंगे, they do not obey these Raoult's law relationships. That time we call them as non-ideal solutions. But for ideal solutions, if they are obeying Raoult's law, we call that solutions as ideal solutions. So main important why they are called as ideal, what is the reason behind their ideal behavior is
solute solvent interaction is same as solute solute and solvent solvent interaction. अब जैसे कि उसमें कुछ important properties याद रखेंगे. There is no change in volume. Okay, it should be there is no change in volume on mixing two components. जब आप दो कंपोनेंट, दो अलग अलग लिक्विड्स मिक्स करेंगे, वॉल्यूम चेंजेस नहीं रहेंगे. वॉल्यूम चेंजेस नहीं रहेंगे मतलब अगर आप सपोज 10 ml लिक्विड ए ले रहे हैं और 10 ml लिक्विड बी ले रहे हैं, अगर दोनों मिलाने से अगर आपको आइडियल सोल्यूशन मिलता है तो आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा 10 + 10 = 20. यहाँ पे 10 + 10 19 नहीं होगा या 21 नहीं होगा, it will become exactly as per our mathematics 20. So because they are forming ideal solution, right? So first important point is there is no change in volume on mixing two components. That is delta V mix. Change in volume delta V mix upon mixing is equal to 0. There is no heat change on mixing of two components. No heat change, that is nothing but enthalpy change. Whenever we know that whenever you carry out any process, either heat will be released or heat will be absorbed. एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है. यहाँ पे आइडियल केसेस में, आइडियल सॉल्यूशंस में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम रहने से हीट चेंजेस जीरो रहेंगे. heat is neither released nor absorbed. So that time we write delta H mix equal to 0. हीट चेंजेस कुछ भी नहीं होते, ना हीट लिबरेट होगी ना एब्जॉर्ब होगी, सीधा सीधा सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा and it will, the change in enthalpy will be equal to 0. So these two are very important points. Volume changes will be 0, enthalpy change also upon mixing will be 0. So reason for these two is solute solvent interaction is same as solute solute and solvent solvent interaction. एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा मैं अभी एक फैमिली का ही दिया था. रिलेशनशिप आपके जो है, क्योंकि कजिन्स हैं तो डेफिनेटली आप सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स क्लोज्ड हैं. बेंजीन एंड टॉलिन, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली. बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग अटैच विथ मिथाइल ग्रुप आता है. इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, carbon tetrachloride and silicon tetrachloride. If you see these two components, अगर ये इनके आप बाइनरी सॉल्यूशंस बनाएंगे तो ये पूरे आइडियल बिहेवियर वाले सॉल्यूशंस रहेंगे. दे शो आइडियल कैरेक्टर बिकॉज द टाइप ऑफ components आर ऑलमोस्ट बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होता है, टॉलिन टॉलिन मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन वही रहेगा. अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तब भी इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. इस वजह से जब भी आपको आइडियल सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है तो आपको दोनों कंपोनेंट का नेचर देखना है, उनका कंपोजिशन देखना है. अगर ऑलमोस्ट सिमिलर है डेफिनेटली दे विल फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस. परफेक्ट आइडियल नहीं होगा, रिमेंबर. perfect ideal solutions you won't get, some changes will be there. In general we have to consider them as ideal. So to get an ideal solution, when you take up the components, they should be belonging almost to the same family or they should have the same type of composition. Non-ideal solutions. Solutions which do not obey Raoult's law are called non-ideal solutions. अब जैसे कि आप हैं, अब जब जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको जो है स्कूल में जो फ्रेंड्स थे, अब जब सपोज कॉलेज में आप नए कॉलेज में ज्वाइन हुए तो वहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, वहाँ पे आपकी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है. मतलब पहले तो आपको पता ही नहीं था कौन फ्रेंड्स बनने वाले हैं. जब कॉलेज न्यू ज्वाइन करेंगे आपको नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं, आपकी वहाँ पे इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं. वो न्यू फ्रेंड आपके स्कूल फ्रेंड से और ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला भी हो सकता है या फिर थोड़ी बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप भी रख सकता है. बहरहाल एक नया रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. अब इन केस आप न्यू फ्रेंड्स कोई फंक्शन में इत्तेफाक से मिल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे
हम फ्रेंड्स भी हैं और साथ ही साथ कहीं तो भी रिलेटेड भी है, कहीं रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको सेम दावत आई है तो आपको ये मालूम हो जाता है कि अरे हम रिलेशनशिप में भी होंगे, बोल के आपकी इंटरेक्शन, आपका जो बॉन्ड है, जो फ्रेंडशिप है और स्ट्रांग हो जाती है। या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कॉलेज ज्वाइन होने के बाद थोड़े आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, आपके बीच में राइवलरी रहते हैं, दुश्मनी रहती है, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा बोल के दुश्मनी रहती है। इत्तेफाक से आप दोनों जो है कोई फंक्शन में मिलते हैं, तब आपको और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरे इन्हें जो है हमारे रिलेशनशिप में छह शायद या दावत में आए ना बोल के सोचते हैं, तो आप दूर दूर रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इंटरैक्शंस दो टाइप के होते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन कम भी हो सकता है, सेम नहीं रहता है। जब ये चेंजेस आते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन में, तब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। That time what happens, they will not obey this Raoult's law, that is Pa will not be equal to P naught XA, or Pb will not be equal to P naught B XB, or the total pressure will not be equal to the sum of Pa and Pb, that is P naught A plus XA plus P naught B XB. Such solutions we call them as non-ideal solutions. So non-ideal solutions are those which do not obey Raoult's law. Why they do not obey Raoult's law is solute solvent interaction is different as that of solute solute and solvent solvent interaction. यहाँ पे जो इंटरैक्शन था और यहाँ पे जो इंटरैक्शन था, ये solute solvent interaction totally different रहेगा. That time we call it as non-ideal solution. Let's see what are the characteristics show. Volume change is not equal to 0 on mixing two components. In ideal, it was equal to 0, whereas in non-ideal, it is not equal to 0. That is, delta V mix, volume change upon mixing is not equal to 0. Suppose आप एक 10 ml liquid A ले रहे हैं, 10 ml liquid B ले रहे हैं, तो टोटल होना चाहिए 20 ml, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं होगा, या तो वो 21 हो सकता है, यानी कि ग्रेटर दैन 20 और लेस दैन 20, but it will not be equal to 20 because solute solvent interaction may increase or may decrease. So that time volume changes will not be equal to 0. Heat is either absorbed or liberated on mixing two components. यानी कि interactions change हो रहे हैं, definitely heat या तो release होगी या फिर absorb होगी. Suppose interactions strong हो रहे हैं, bonds strong form हो रहे हैं, it is an exothermic process. That time energy will be released. अगर bonds weak है, weak हो रहे हैं, तब उनको आपको एक तरफ रखना है, तो आपको energy चाहिए. That time energy will be absorbed. That time what happens? The enthalpy change will become positive. So overall, for non-ideal we take delta V mix is not equal to 0. So delta V mix is equal to 0, delta H mix is not equal to 0. So this is the characteristic shown by non-ideal solutions. So overall, it is a very important part. In the examination also they ask for 2 marks, the write the differences between ideal and non-ideal. पहला तो एक डिफरेंस लिखेंगे हम उनका डेफिनेशन, आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्ड्स लॉ और नॉन आइडियल डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ, और ये कैरेक्टर्स को आप डिफरेंसेस बना के लिख सकते हैं. अब यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिफरेंट रहने के बाद ये मालूम होता है कि जो कंपोनेंट्स हम मिक्स कर रहे हैं अलग अलग फैमिलीज के हो सकते हैं, अलग अलग होमोलोगस के हो सकते हैं, तभी ये टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल है. अगर आप सेम फैमिली के लेंगे डेफिनेटली वो आइडियल फॉर्म करेंगे. हम कुछ दो अलग अलग कंपोनेंट लेना है जहाँ पे या तो बॉन्ड स्ट्रांग होना है, इंटरेक्शन स्ट्रांग होना है, या फिर वीक होना है. सो दैट टाइम यू विल कम अक्रॉस different type of non-ideal solutions. We'll see the examples. Again, these non-ideal solutions are classified into two types, which show positive deviation and which show negative deviation. यानी कि interactions अगर कम हो रहे हैं तो positive deviation, इंटरैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन with positive deviation. So here non-ideal solution with positive deviation means they deviate from Raoult's law in positive manner. यानी कि यहाँ पे solute solvent interaction जो होता है वो solute solute और solvent solvent interaction से कम रहता है. They try to move away, they try to remain away from each other. That time what happens? Pa, the vapor pressure of the A component in the solution will be greater than the product of pure component vapor pressure multiplied by its mole fraction.
or PB becomes greater than P not B XB, or total pressure will be more compared to the sum of the PA plus PB. So those solutions will be showing positive deviation. Solute solvent interaction is less compared to solute solute and solvent solvent interaction. Volume increases on mixing two components. क्योंकि इंटरेक्शन कम है, डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ जाता है. दे ट्राई टू अवे रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर. अब सपोज आपके क्लासरूम में कोई आपके राइवल्स दुश्मन है, इत्तेफाक से आप कोई फंक्शन में मिल रहे हैं तो आप करीब नहीं रहेंगे. जैसे क्लास में आपको जो टीचर साथ में बिठा रहे हैं, लेकिन फंक्शन में अगर आप मिल रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन बहुत वीक हो जाता है और दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं. इनके सपोज हम लेक्चर वैसे आपके कोई फंक्शन में आ गए तो आप हमारे करीब नहीं आते हैं. यू ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर. डर के मारे कभी दूर हो जाते हैं, या अगर बहुत ही फ्रेंडली है तो आप करीब भी आके और बात करते हैं. तो या तो दूर हो सकते हैं या फिर करीब आ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. जैसे कि 10 + 10 it will become more than 20. That time it shows positive deviation from Raoult's law. Heat is absorbed on mixing two components, that is delta H mix will be greater than 0. Delta V mix also greater than 0 and delta H mix is greater than 0. Since mixing is endothermic, increase in temperature increases solubility. अगर दोनों लिक्विड्स सॉल्यूट जो लिक्विड फॉर्म में है उसको अगर आप सॉल्युबिलिटी बनाना चाह रहे हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ा के उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मिक्सिंग. इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एग्जांपल्स है यहाँ पे अल्कोहल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथेनॉल. वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन आइडियल कैरेक्टर है क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिलीज से हैं, तो डेफिनेटली इंटरेक्शंस वीक रहेंगे या फिर डिफरेंट रहेंगे. अब अल्कोहल एंड वाटर, when you talk about alcohol and water, what happens is as you treat these two, suppose in alcohol you are adding water, this water molecules will start breaking the hydrogen bonds, weak bonds present in alcohol. That way these alcohol molecules will move away from each other and water molecules will remain away from each other. In this way when they are moving away the volume increases. उसी तरह एसीटोन, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में. अगर आप एसीटोन उसमें ऐड करेंगे, ये एसीटोन मॉलिक्यूल्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है ब्रेक कर देते हैं, दे ब्रेक अप. इन दिस वे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ड्यू टू विच टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज. So same thing happens in all cases. So one of the component which is having hydrogen bonds, those hydrogen bonds will be broken down by the other component, or if there is other type of dipole interactions, those are also broken by the other component. Bonds break हो जाते हैं पर्टिकुलर, या तो सल्यूट के बीच में के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या फिर सॉल्वेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ही वीक हो जाता है, ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीजेस and heat will be absorbed to stabilize that solution. Non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law. Negative deviation is possible when solute-solvent interaction is greater than solute-solute and solvent-solvent interaction. Solute-solvent interaction is greater. In positive it will be less, whereas in negative it will be greater than solute-solute or solvent-solvent interaction. Okay, if you are friends in a classroom, आपको पता नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप क्या है, सिर्फ एक नॉर्मली फ्रेंड्स के तौर पे क्लास में रह रहे हैं. इन केस अगर आप कोई फंक्शन में मिलते हैं तो और खुशी हो जाती है, अरे दावत इनको भी है बोल के आप और खुशी से मिल के सबसे मिलते रहते हैं. तो योर बॉन्ड, योर फ्रेंडशिप विल बिकम स्टिल स्ट्रॉन्गर. So that type is nothing but we call it as negative deviation. You come close to each other. When you come close to each other, what happens? The volume decreases. तो 10 + 10 आइडियल में 20 होता है, पॉजिटिव डिविएशन में ग्रेटर दैन 20 होता है, और नेगेटिव डिविएशन में लेस दैन 20 रहेगा, बिकॉज द इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर दैन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन, where PA is less than P naught XA, or PB will be less than P naught B XB, or total pressure will be less than the sum of PA and PB. Volume decreases on mixing of two components. Delta V mix will be less than 0, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा. Then
heat is liberated on mixing two components. It will be an exothermic process because strong bonds are formed. Bonds are stronger than solute and solvent. Solute के बीच में जो bonds form होंगे, अब interaction जो रहेगा पहले से ज़्यादा होगा, पहले से stronger होगा, so energy is given out, so delta H mix will be less than 0 or it will be negative. Since mixing is exothermic, increase in temperature decreases solubility. इसके लिए एग्जांपल्स जैसे कि कोई भी आप एसिड वाटर में डिसॉल्व करो वो एक्सोथर्मिक है. Dissolution of an acid in water is always an exothermic process because the protons, they will form coordinate bonds with water molecules. So a new stronger bonds are formed compared to the hydrogen bonds. That's why the process will be exothermic in nature. Acetone and aniline also. Aniline nitrogen है इसके अंदर C6H5NH2, acetone CH3COCH3. So oxygen end of acetone and the nitrogen end, they will form a stronger bonds compared to their individual hydrogen bonds. Acetone या chloroform या aniline और phenol. एनिलीन प्लस फिनॉल और एक एग्जांपल है जहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं दोनों. एनिलीन में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, फिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, लेकिन अब एनिलीन और फिनॉल जब मिलाते हैं तो तब जो है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फिनॉलिक प्रोटॉन C6H5OH का फिनॉलिक प्रोटॉन H जो है एनिलीन के नाइट्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है. I have not mentioned that example, that also can be included. Aniline plus phenol, it is also an example of non-ideal solution showing negative deviation. Other are acetone and chloroform and benzene. So these are all examples. They form non-ideal solution with negative deviation. Remember, in all cases there are changes in volume, either increases or decreases, depends on the type of solution. Enthalpy change is also there. It is either positive or negative, depends on the type of non-ideal solution. Whereas when you talk about entropy change, delta S mix, let it be for ideal or non-ideal, it always increases. जब भी हम solution prepare करते हैं, randomness increase होता है, disorderness increase होता है, irrespective of the type of solution, whether it is ideal or non-ideal. So entropy change increases whether a solution is ideal or non-ideal solution. So these are all the graphs where we can discuss the ideal and non-ideal character. ये ideal character straight lines आपको मिलते हैं. यहाँ पे positive deviation में हम देख सकते हैं ideal character ये dotted line, लेकिन positive deviation में क्या होता है, solute solvent interaction is less due to which total pressure will be more. यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है एक्स ए, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है एक्स बी, लेकिन बीच में दोनों का सोल्यूशन फॉर्म होता है. इस वजह से सोल्यूशन जब फॉर्म हो रहा है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है तो टोटल प्रेशर बढ़ जाता है. इट विल टेक ए कर्व लाइक दिस. यहाँ पे भी वैसे ही पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए या पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी इक्वल रहने के बजाय ग्रेटर हो जाते हैं. दे टेक ए कर्व अबाउट the ideal nature. Negative deviation में strong interaction है, solute solvent interaction is more, total pressure will be less and individual vapor pressure also will be less compared to ideal. Remember, ideal में straight lines आते हैं, positive deviation में ऊपर के तरफ curve आता है, positive यानी कि increase plus increase हो रहा है, negative यानी कि कम नीचे के तरफ curve आता है. इस तरह के ग्राफ्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. प्लॉट ए ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन और फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन और आइडियल सॉल्यूशन. इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. तो आपको ये पूरी चीज़ें लिखना रहता है. सो रिमेंबर, आइडियल के लिए स्ट्रेट लाइन्स, पॉजिटिव डिविएशन के लिए ऊपर की तरफ कर्व, नेगेटिव डिविएशन के लिए नीचे की तरफ कर्व. So these are all the differences between ideal and non-ideal solution.
दैट इज ऑल्सो कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एवरग्रीन क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। आपको ये 4 पॉइंट्स है। आइडियल और नॉन आइडियल पूछ रहे हैं, तो आप आइडियल के लिए ये पॉइंट्स, नॉन आइडियल के लिए डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, solute solvent interaction or AB interaction is different compared to solute solute and solvent solvent interaction। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस पूछ रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया है यही है। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपेयर करने के बाद अलग अलग कंपोजिशंस हम जब लेते हैं, तो एक ऐसा कंपोजिशन फॉर्म होता है जिसके बाद अगर वो कंपोजिशन को अगर आप हीट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, तो उसका कंपोजिशन सॉल्यूशन फॉर्म में भी सेम रहेगा, वेपर फॉर्म में भी सेम रहेगा। मतलब उसके बाद उस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं अजियोट्रोप्स और अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। So azeotropes or azeotropic mixtures are the binary mixtures which have the same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature। एक ऐसे कंपोजिशन रीच हो जाता है जहाँ पे उनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। दे कांट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते जाते हैं। लेकिन ये अजियोट्रोप एक ऐसा मिक्सचर फॉर्म करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो जाता है, दोनों के दोनों कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन में एक साथ बॉयल हो जाते हैं। तो वैसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं अजियोट्रोप्स। So these azeotropes are formed by non-ideal solutions where they will have same composition in liquid as well as in vapor phase. So these azeotropes are of two types: minimum boiling azeotropes. Minimum boiling azeotropes are those non-ideal solutions which show large positive deviation from Raoult's law. अब यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग यहाँ पे मतलब होता है जो दो कंपोनेंट से हम जो बाइनरी नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहेंगे, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम रहेगा। अब जैसे कि एग्जांपल 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन वाटर, अप्रॉक्सीमेटली 5% वाटर है इसमें और 95% इथेनॉल है, ये कंपोजिशन लेंगे आप, ये बन जाता है अजियोट्रोप। इस तरह का सोल्यूशन अगर आप बनाएंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये एथेनॉलिक सोल्यूशन, अगर आप थोड़ा इसमें वाटर, एल्कोहल ज़्यादा है, 95% इथेनॉल है, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके सो दैट इट्स परसेंटेज इज अराउंड 5%, it will be called as 95% volume by ethanol in water. That time we call it as azeotrope because when you boil it, the vapors also contain ethanol and water. हालांकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट समवेयर अराउंड 76 है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट समवेयर अराउंड 100 है, प्योर वाटर का 100 होता है, लेकिन ये दोनों का मिक्सचर जब फॉर्म होगा बाइनरी सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो बॉयल होगा 74.2 डिग्री सेल्सियस पर। और बॉयल होने के बाद जो वेपर्स रहेंगे उसमें ये अल्कोहल भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, because you can't separate them once they convert into azeotropic mixtures. Maximum boiling azeotropes. Maximum means the boiling point will be more compared to the individual components boiling point. Solutions which show large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotropes. 68% nitric acid and 32% water by mass forms maximum boiling azeotrope and boil at 393.5 Kelvin temperature. नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर करते वक्त भी आपको ये अजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म होता है, जिसको सेपरेट करना हाईली डिफिकल्ट रहेगा। आपको कोई दूसरे अल्टरनेट टेक्निक्स अप्लाई करके नाइट्रिक एसिड को जो है प्यूरिफाई करना पड़ता है, यानी कि उसमें से वाटर रिमूव करना पड़ता है। In general, you will be getting 68% pure nitric acid. It will be later on purified by different techniques, but during preparation you will get this azeotrope. Here they form
non-ideal solution with negative deviation, and the mixture, azeotropic mixture, will be having more boiling point compared to the individual components. इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, ऐसे एजियोट्रोप्स आपको प्रिपेयर करना रहता है ताकि कंपोजिशन स्टेबल रहे, लॉन्ग टाइम तक कॉमन फिक्स्ड कंपोजिशन रहे, लिक्विड फॉर्म में रहने दो या फिर वेपर फॉर्म में रहने दो. So azeotropes are those binary mixtures which have same composition in liquid as well as in vapor form, and they boil at constant temperature. For 1 mark you may be asked what are azeotropes, or for 2 marks you will be asked what are minimum and maximum boiling azeotropes, or they may give with you the question or the example, what type of azeotropic mixture is formed by alcohol and water, or what type of azeotropic mixture is formed by nitric acid and water.